गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तंतारा वामिरो कथा को आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा था कि तंतारा और वामिरो, तंतारा एक लड़के का नाम है, वामिरो एक लड़की का नाम है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो अलग अलग कबीलों से संबंध रखते थे और दोनों ही का एक जगह, यानी कि जब एक समुद्र के किनारे जब वामिरो गाना गा रही थी तो तंतारा उसके गाने पर मोहित हो जाता है और वो बेसुध सा होकर उसकी तरफ खिंचा चला आता है। और जब वामिरो को पता चलता है कि कोई उसे सुन रहा है तो वो उसे देखती है, तो तंतारा उसे मुक यानी एकदम से चुपचाप उसको निहार रहा है और लगातार बोले जा रहा है कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया। इस पर जो है वामिरो गुस्सा करती है और फिर तंतारा लगातार उससे प्रार्थना करता है कि तुम गाओ, लेकिन फिर वो उसको डांटती है। और फिर जब वामिरो जाने लगती है तो तंतारा उससे का नाम पूछता है और उसे कल फिर आने के लिए कहता है। कहाँ पर? समुद्र के किनारे। ठीक है बेटा, अब तक हमने इतनी कहानी पढ़ी थी। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। नहीं, शायद कभी नहीं, यानी कि जब तंतारा उसको कहता है कि तुम कल फिर आओगी, तो कहती है मैं नहीं आने वाली। वामिरो ने अन्यमनस्कता पूर्वक, अर्थात अन्यमनस्कता पूर्वक का अर्थ है जिसका चित्त यानी मन उसका कहीं और था, यानी उसका मन तो तंतारा की तरफ था, लेकिन वो उसका चित्त कहीं और था और कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे तंतारा के वाक्य गूंज रहे थे कि कल फिर आना। वही बात बेटा, क्या वाक्य गूंज रहे थे कि तुम कल फिर आना। वामिरो, मेरा नाम तंतारा है। तंतारा कहता है मेरा नाम तंतारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। तंतारा उसे जाते हुए निहारता रहा। निहारता मतलब देखता रहा। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी, यानी कि एक तरह से वो बेचैन सी हो गई। उसके भीतर तंतारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी, यानी कि वो उससे दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसने दिखावा दूर जाने का किया। एक झिंझलाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। और दिशा का अर्थ है तंतारा से अपने मन को हटाने की कोशिश की और किसी और काम में बिजी होने का उसने प्रयास किया। बार बार तंतारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता, यानी याचना मतलब प्रार्थना करते हुए उसने कहा था ना कि कल फिर आना, तो वो बात उसको बार बार याद आ रही थी। उसने तंतारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही तंतारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। यानी कि उसने क्योंकि जो उसकी तंतारा की साहसिक घटनाएं सारे कबीलों में अंडमान निकोबार पर प्रसिद्ध थी, तो उसने भी तंतारा के बारे में सुन रखा था, लेकिन उसका अलग ही रूप उसको देखने को मिला। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। यानी कि जो रूप उसको दिखाई दिया, महसूस हुआ, वो था सुंदर, बलिष्ठ यानी ताकतवर, किंतु बेहद शांत यानी गुस्सा न करने वाला, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोच रही थी, यानी कि जैसा उसने सोचा था कि उसका जीवन साथी कैसा होना चाहिए, वैसा ही रूप था उसका, वैसी ही उसकी सारी हरकतें थी। यानी उसका व्यक्तित्व उसको अपने जीवन साथी के लिए परफेक्ट लगा। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरोध था, यानी कि वो अलग अलग कबीले से संबंध रखते थे ना, तंतारा वामिरो, तो ये इसके परंपरा के विरुद्ध था। वो दोनों शादी नहीं कर सकते थे। अतः उसने उसे भूल जाने का श्रेयस्कर समझा, यानी कि उसने समझा कि मैं तंतारा को भूल जाऊंगी, किंतु यह असंभव जान पड़ा, यानी उसको बड़ा मुश्किल लगा, यानी उसको लगा कि वो उसको नहीं भूल सकती। तंतारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा रहता था। निर्निमेष मतलब जिसने पलक न झपकाई हो, यानी बिना पलक झपकाए जो उससे याचक की तरह यानी प्रार्थना कर रहा था। ठीक है, बिना मतलब पलक झपकाए वो उसे लगातार उसकी प्रतीक्षा में डूबा हुआ था। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे, व्यथित मतलब बेचैन थे। किसी तरह आंचरहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा।
शाम की प्रतीक्षा थी, दोनों को ही शाम की प्रतीक्षा थी। तंतारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी, यानी इसके जीवन में उसने पहली बार किसी का इंतजार किया था। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी, यानी उसको थोड़ा सा आश्चर्य भी हो रहा था और वो खुश भी था। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया, यानी कि जहाँ वो मिले थे। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था, यानी कि थोड़ा समय भी उसको बहुत ज्यादा लग रहा था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, यानी उसको डाउट भी था एक, अगर वामिरो न आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था। सिर्फ प्रतीक्षारत था, यानी सिर्फ इंतजार किए जा रहा था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी, यानी कि उसके अंदर एक आशा की किरण थी कि हो सकता है वामिरो आ जाए, लेकिन वो भी समुद्र की देह पर, यानी कि जिस तरह से सूर्य की किरणें, यानी सूरज डूब रहा था, वैसे ही उसकी जो सोच थी, आशा की जो किरण थी, वो भी डूबती जा रही थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा मतलब अचानक नारियल के झुंड, यानी झुंड में से उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, यानी कुछ आता हुआ उसको नजर आया। कुछ और, यानी कि पहले थोड़ी सी आकृति दिखाई दी, फिर उसको कुछ थोड़ा ज्यादा दिखाई दिया, फिर और ज्यादा। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी, यानी कि डरती हुई सी वो आ रही थी वहां पर। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, यानी आगे आ रही थी, यानी अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं कोई देख ना ले। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती, यानी कि इधर उधर ये देख लेती कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर तेज कदमों से चलती हुई तंतारा के सामने आकर ठिठक गई, यानी कि एकदम से सहम सी गई। दोनों शब्दहीन थे, यानी कि दोनों ने कुछ नहीं बोला। कुछ था जो दोनों को के भीतर बह रहा था, यानी कुछ था दोनों के अंदर जो उनके अंदर बह रहा था, यानी उनके अंदर था कुछ, लेकिन वो बोल नहीं रहे थे। एक टक मतलब लगातार निहारते हुए जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया, यानी कि सूरज भी छिप गया, अंधेरा बढ़ गया। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई। सचेत मतलब उसको चेतना आई कि वो क्या कर रही है, वो कहाँ खड़ी है, और घर की तरफ दौड़ पड़ी, यानी कि वो वहां आई। काफी समय तक उसको एकदम से देखती रही, और फिर जब उसको थोड़ी सी उसकी चेतना जागी, यानी कि उसको पता चला कि तू कहाँ खड़ी है, अंधेरा हो गया है, तो वो घर की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। दोनों ही कुछ नहीं बोले। तंतारा अभी वहीं खड़ा था, निश्चल शब्दहीन, यानी उसको कोई जवाब, उसने वो कुछ नहीं बोला। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत चुपचाप सीधे खड़े रहते, एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते बगैर बोले। बस भीतर समर्पण था, यानी कि एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना थी, जो अनवर मतलब लगातार गहरा रहा था, यानी कि उनका जो प्रेम था अंदर का, वो बढ़ता जा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया, यानी कि बगैर बोले ये जो प्रेम था वो उनको दिखाई दे गया, और उन्होंने उसको जान लिया, और खबर हवा की तरह बह उठी। वामिरो लपाती ग्राम की थी, यानी लपाती गांव की थी वामिरो, और तंतारा पासा का, यानी कि वामिरो का गांव का नाम था लपाती और तंतारा के गांव का नाम था पासा। दोनों का संबंध संभव न था, यानी कि दोनों की शादी संभव नहीं हो सकती, यानी कि शादी नहीं हो सकती थी। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था, यानी कि रिवाज था उनके यहाँ पे अंडमान निकोबार में कि एक ही जाति के लड़का और लड़की शादी कर सकते थे, एक ही कबीले के लोग शादी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर वो अलग अलग कबीले से थे। वामिरो और तंतारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे, यानी दोनों को समझाया गया कि तुम एक दूसरे को भूल जाओ, लेकिन वो नहीं भूले। वे नियमित लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रही, यानी कि वो मिलते हैं, ऐसी झूठी सच्ची वो वहाँ पर अफवाहें फैलती रही। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ, यानी पशुओं का त्योहार का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी, यानी कि एक तरह से जैसे क्या होता बेटा, पहले क्या होता था, सांड के साथ ताकतवर लोग भिड़ते थे, बैल के साथ भिड़ते थे, तो ये प्रतियोगिता होती थी, कंपटीशन होता था, तो वो भी होना था। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए।
तंतारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था, यानी कि इन कामों में उसका मन नहीं लग रहा था। उसका मन तो वामिरों की सोच में लगा हुआ था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामिरो थी जो भयवश सामने आने से झिझक रही थी, यानी डर के मारे वो सामने नहीं आ रही थी, वो नारियल के पेड़ों के पीछे छिपी हुई थी। उसकी आंखें तरल थी, यानी कि वो रो रही थी। होंठ कांप रहे थे। तंतारा को देखते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। तंतारा विहल हुआ, यानी कि उसका हृदय पिघल गया। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। तंतारा कृत्य विमूढ़ था। वामिरों के रुंधन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इसकी माँ को, यानी कि जो वामिरों की माँ थी, उसको बड़ा बुरा लगा कि वो एक लड़की के साथ खड़ी है और रो रही है। इसी बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामिरों की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने तंतारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी तंतारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। वह तंतारा के लिए असहनीय था, यानी उसको सहन नहीं हो रहा था। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। तंतारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा, निषेध मतलब जिसके मनाही थी, विरोध यानी कि परंपरा पर क्षोभ मतलब गुस्सा था। उसे ये गुस्सा था कि एक कबीले वाले दूसरे कबीले वाले से शादी क्यों नहीं कर सकते। वही अपनी असहायता पर खींच कि वो उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। वामिरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था। इनका दुख है वो बढ़ता जा रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास यानी अचानक से उसका हाथ, यानी वामिरो जो रो रही थी उसका दुख उसे और ज्यादा दुख बढ़ा, मतलब उसका दुख और ज्यादा बढ़ा रहा था। उसे मालूम, यानी तंतारा को मालूम न था कि वो क्या करे। अचानक से उसने हाथ में तलवार की मूठ में तो तलवार को पकड़ने का जो स्थान है उधर पकड़ते हैं जिसको, मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था, यानी उसका गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। लोग सहम उठे, यानी लोग घबरा गए, क्या करेगा। एक सन्नाटा सा खिंच गया। सभी लोग चुप हो गए। जब कोई राह न सूझी, यानी कोई रास्ता न सूझा, तो क्रोध का समन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में गोप दिया, यानी कि अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उसने उसे, यानी तलवार की नोक को धरती में गोप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। जैसे लाइन लगाते हैं ना बेटा, नीचे घुसा करके, ऐसे कि लाइन लगाने, उसने जमीन में घुसा दिया उस तलवार की नोक को और उसको खींचने लगा। वह पसीने में नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था, यानी उसको हाँफ रहा था मतलब एक तरह से वो थक चुका था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी वहां एक दरार होने लगी, यानी कि उस जमीन के अंदर दरार पड़ने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी, यानी कि गड़गड़ाहट यानी धरती फटने लगी और लकीर की सीध से धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक तंतारा धरती को मानो क्रोध से काटता जा रहा था। सभी व्याकुल हो उठे, यानी भय से व्याकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं की थी, यानी कभी सोचा भी ना था कि धरती ऐसे फटेगी। वे सिहर उठे, यानी डर उठे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, यानी कि जहाँ से धरती फटनी शुरू हो रही थी वहां से वो चीखती हुई लकीर की किनारे से दौड़ रही थी। तंतारा तंतारा वो चिल्ला रही थी। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई, यानी कि जो धरती फटने की जो गड़गड़ाहट थी उसमें उसकी जो करुण पुकार थी वो दब रही थी, यानी कि उसकी करुण पुकार जो वो धीमी थी और गड़गड़ाहट ज्यादा थी। तंतारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था, यानी कि वामिरो उस लकीर के दूसरे तरफ थी और तंतारा दूसरी तरफ था। दुर्भाग्य से, यानी कि उसको होश नहीं था। गुस्से में उसने जो किया उसको पता ही नहीं चला कि वामिरो उधर है। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता हुआ जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो गया। जैसे बेटा किसी चीज को हम फाड़ते हैं, लकड़ी को, तो इधर से स्टार्ट की वहां तक ले आए तो वो अलग हो गई एकदम से। तो वही उसके साथ हुआ। वो दूसरी तरफ था, वामिरो दूसरी तरफ थी। एक तरफ तंतारा तो दूसरी तरफ वामिरो। विभक्त होने का अर्थ होता है द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त मतलब बट गया। एक तरफ तंतारा थी तो दूसरी तरफ वामिरो।
तंतारा को जैसे ही होश आया, यानी गुस्से में वो कर रहा था, उसको पता ही नहीं था कि वामीरो उस तरफ है। उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है, यानी कि तंतारा के तरफ का जो द्वीप था वो धंसने लग गया था पानी में। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु एक पकड़ ढीली पड़ गई, यानी दूसरे छोर की तरफ कूदा वो, लेकिन उसकी जो पकड़ थी वो धीमी थी और वो ढीली थी और वो छूट गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामीरो वामीरो वामीरो। उधर वामीरो भी तंतारा तंतारा पुकार रही थी। तंतारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा था, यानी उसका जो होश है वो खोने लग गया था, बेहोश होने लग गया था और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, यानी द्वीप के अंतिम जो टुकड़ा था उसकी भूमि के टुकड़े पर वो पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा हुआ था, यानी जमीन के दूसरे हिस्से से वो दूसरे द्वीप से जुड़ा हुआ था। बहता हुआ तंतारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो उठी। वह हर समय तंतारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती, यानी जहाँ तंतारा ने लकीर खींची थी और भूमि के टुकड़े कर दिए थे, वो वहां पर जाती और तंतारा को ढूंढती रहती। लोगों ने उसे ढूंढने यानी कि खोजती उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह से विलग मतलब अलग हो गई थी। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका, यानी वामीरो भी गायब हो गई। किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चली गई। आज न तंतारा है न वामीरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि तंतारा की तलवार से कार निकोबार के 2 टुकड़े हुए। उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगी। तंतारा वामीरो की त्याग में मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी, यानी कि यहाँ पर ये माना जाता है कि सुखद परिवर्तन क्या हुआ कि दोनों कबीलों में शादी होने लगी। उनके प्रेम को देख करके, उनके त्याग को देख करके लोग उसकी कहानी हर घर घर में सुना रहे थे। ठीक है बेटा, अब है बेटा क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है बेटा, मौखिक तो शायद हमने कर लिए थे ना पहली बार, कोई नहीं फिर से कर लेते हैं। तंतारा वामीरो कहाँ की कथा है बेटा? अंडमान निकोबार द्वीप की। तंतारा अपना गाना क्यों भूल गई थी? क्योंकि क्यों भूल गई थी कि एक अजनबी उसे लगातार ताक रहा था और वो हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। तंतारा ने वामीरो से क्या याचना की थी? उसने याचना की थी कि वो फिर से गाना गाए। तंतारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी? एक दूसरे के गांव में वैवाहिक संबंध नहीं हो रहे थे। क्रोध में तंतारा ने क्या किया? लकड़ी की तलवार धरती में घोंप दी और उसको ताकत से खींचने लगा। तंतारा की लिखित बेटा, अब तंतारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? लोगों का मत था कि वो तलवार जो है दिव्य शक्ति थी, उस तलवार में दिव्य शक्ति थी, विलक्षण रहस्य था और लोग सोचते थे कि वो तलवार उसकी दैवीय शक्ति है और इसलिए वो ताकतवर है। वामीरो ने तंतारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया था बेटा? लेसन पढ़ा था आपने कि अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को वह बाध्य नहीं है, यानी कि मजबूर नहीं है, यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति को वो उसके क्वेश्चन का आंसर दे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा, तंतारा वामीरो की त्याग में मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? जो अभी पढ़ा हमने कि दोनों ही वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर दोनों ही कबीलों में विवाह संबंध स्थापित होने लगे। निकोबार के लोग तंतारा को क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वो दूसरों के साथ आत्मीयता का व्यवहार करता था, सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। ठीक है बेटा, अगला है बेटा 50 से 60 वर्ड के जो है क्वेश्चन आंसर। निकोबार द्वीप के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? उनका विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इस संबंध में निकोबारियों में तंतारा वामीरो की लोक कथा प्रचलित है, जो आज भी दोहराई जाती है। कथा के अनुसार दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, परंतु स्थानीय लोगों की परंपरा के कारण और आपसी द्वेष के चलते वे दोनों एक न हो सके।
जिसके कारण तंतारा ने अपनी दिव्य शक्ति वाली तलवार से द्वीप के 2 टुकड़े कर दिए और वामिरो के साथ अपने प्राणों की आहुति दे दी। तंतारा, अगला क्वेश्चन बेटा, तंतारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वे प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। वहां के एक शाम अथवा परिश्रम के बाद तंतारा समुद्र किनारे टहलने के लिए गया था, जहां पर क्षितिज यानी सूर्यास्त के समय उसको सूर्यास्त होता हुआ दिखाई दे रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी, पक्षी अपने घोंसलों में लौट रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। ठीक है, ये सब यहाँ पर तंतारा जो है अपने काम से थकने के बाद समुद्र के किनारे गया था। वामिरो से मिलने के बाद तंतारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? वामिरो को देख करके तंतारा अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। वह एक प्रकृति के सौंदर्य के जादू में आखंड सा डूबकर उसमें सम्मोहित था। वामिरो से मिलने की प्रतीक्षा तंतारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि वह अपने अंदर आए हुए इस परिवर्तन से अचंभित भी था और साथ ही रोमांचित भी था। उसके भीतर वामिरो के प्रति एक समर्पण का भाव जन्म ले चुका था। तंतारा का मन अब किसी कार्य में नहीं लगता था और उसकी व्याकुल आंखें केवल वामिरो को ढूंढती रहती थी। ठीक है बेटा, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे बेटा? मेले होते थे। मेले में पशुओं और इंसानों के बीच मनुष्य के प्रति मल्ल युद्ध होते थे। ठीक है, उसमें जो हष्ट-पुष्ट यानी ताकतवर व्यक्ति होते थे वो पशुओं के साथ प्रतियोगिता करते थे। फिर नाच गाना होता था, खाना पीना होता था, जादू के करतब होते थे, नटों के करतब होते थे, मदारियों के तमाशे होते थे। यही सब होता था मनोरंजन का साधन उनका। रूढ़ियां जब बोझ बनने लगे तब उसका टूट जाना ही अच्छा है। क्यों? स्पष्ट कीजिए बेटा। वही बात है बेटा, जब रूढ़ियां बंधन बनने लग जाएं तो कोई ना कोई तो उसको तोड़ेगा ही बेटा। तो वही बात हुई, रूढ़ियां जब बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा होता है, क्योंकि वे मानवीय मूल्यों और समाज को एक सीमा में बांध कर रख देती हैं। एक घिसी पिटी लकीर को अथवा किसी अनुचित सीमा को तोड़ देने से ही समाज में तरक्की संभव है। यानी कि पुराने रीति रिवाजों को तोड़ देने से ही आगे बढ़ने में ही समाज की तरक्की है। हालांकि समाज में कुछ सर्वमान्य मर्यादाओं का पालन अवश्य होना चाहिए, यानी कि जो हमेशा से मान्य है। ये नहीं है कि सब कुछ बदल देना चाहिए। हाँ, जो रीति रिवाज बंधन बन रहे हो ना, उनको तोड़ करके समाज की उन्नति करनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब अगला है बेटा, आशय स्पष्ट करो। जब कोई राह न सूझी हो तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में गोप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। बेटा क्या है, इसमें बताया गया है कि तंतारा को वामिरो के प्राप्त न होने पर उसके क्रोध का वर्णन किया गया है। जब गांव के लोगों ने तंतारा और वामिरो के प्रेम को विवाह बंधन में बांधने से इनकार कर दिया, तब वामिरो को न पा सकने के क्रोध के कारण तंतारा ने अपने मन के क्रोध को शांत करने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति से कमर पर बंधी तलवार को धरती में गोप दिया। अपनी ताकत से धरती के 2 टुकड़े कर दिए। वही टुकड़े आज निकोबार और लिटिल अंडमान हैं। अगला क्वेश्चन, बस आग की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी डूब सकती थी। यानी कि उस तंतारा की मन स्थिति का वर्णन किया है कि उसे एक आस थी कि वामिरो आएगी, लेकिन ये हो सकता था कि वो लेट हो रही थी, तो उसका मन ये कह रहा था कि जिस प्रकार से समुद्र की देह में सूर्य की किरणें डूब रही हैं, यानी सूरज डूब रहा है, वैसे ही उसकी जो इच्छा है, जो आशा है, वो भी डूब ना जाए। ठीक है बेटा, आशा है बेटा आपको सब समझ आ गया होगा। मैं आपकी एक्सरसाइज भी दे रही हूँ, वो एक्सरसाइज भी आपने बुक में फिल करनी है और उसको समझना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।